डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जानकारी विद जेडी में। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आज का बहुत ही बड़ा सरदर्द, साइंटिस्ट के लिए भी और इस जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए। बढ़ती आबादी की वजह से आज इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा अनसुटेबल और अनफिट होने लगा है। यही वजह है कि आज हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पर बात करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब जहां तक पॉल्यूशन की बात है, आपके नेचुरल इन्वायरमेंट में, चाहे फिजिकली हो, केमिकली हो, ऑर्गेनिकली हो, इनऑर्गेनिकली हो, अगर कोई भी अनसुटेबल चेंजिंग आ जाए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए खतरा बन जाए, तो उस चेंजिंग को हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अगर ये चेंजिंग वाटर में नजर आए तो वाटर पॉल्यूशन, एयर में मिले तो एयर पॉल्यूशन, सॉइल में मिले तो सॉइल पॉल्यूशन। पर इन तमाम चीजों को छोड़कर आज हम लोग बात करेंगे ओनली एयर पॉल्यूशन पर। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब जैसे कि मैं बयान कर चुका कि एयर पोल्यूशन का मतलब हुआ एयर के क्वालिटी में, चाहे केमिकली हो या तभी तौर पर केमिकली हो या फिजिकली हो, कोई भी अनसेटेबल चेंजिंग जब आ जाएगी जो सूट नहीं करेगा, जो इन्वायरमेंट को और साथ ही साथ ऑर्गेनिजम्स को लॉस करेगा, हार्म करेगा, उसको हम लोग एयर पोल्यूशन कहेंगे। अब ये एयर पोल्यूशन होगा कौन? इसका मतलब हुआ कि एयर को हार्म कर रहा है, एयर को पॉल्यूट कर रहा है। तो जो भी एयर को पॉल्यूट करेगा उसको हम कहेंगे पॉल्यूटेंट। क्या कहेंगे? पॉल्यूटेंट। तो अब पॉल्यूटेंट की जहां तक बात है, तो जो भी, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई धूल हो, जर्रा हो, कुछ भी, जो भी चीज हो, अगर इन्वायरमेंट को वो पॉल्यूट कर रहा है तो वो पॉल्यूटेंट होगा। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट की जहां तक बात है, तो ये as per situation, on the basis of resource, on the basis of state, on the basis of usability, on the basis of decomposition, इन आधार पर पॉल्यूटेंट की अलग अलग किस्में होती हैं। आइए हम लोग एक एक करके एक एक टाइप पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में इसके एग्जाम्पल्स ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। कंफ्यूजन वाला एग्जाम्पल भी होता है, इसलिए अक्सर यहां से पूछे जाते हैं सवालात। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब अगर बात करें हम लोग डिकम्पोजिशन के लिए, यानी डिकम्पोजिशन के एतबार से, ऑन द बेसिस ऑफ द डिकम्पोजिशन, पॉल्यूटेंट दो तरह की हो सकती हैं। एक बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जिसमें वो तमाम पॉल्यूटेंट होंगे जो बायोडिग्रेडेबल होंगे, जैसे सब्जी, फल के छिलके, कागज, कपड़े वगैरह। और भी जो भी एनिमल्स के डंग हैं, या कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, या लिविंग्स के डेड बॉडीज हैं, ये सब कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे? जो कुदरती तौर पर माहौल में डिकम्पोज नहीं होगा, या होगा भी तो इतना स्लो स्पीड में कि वो नुकसान कर जाएगा, तो उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहेंगे। उसका एग्जाम्पल है पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, सीसा, एटसेट्रा। अब आइए हम लोग इन्वायरमेंट में सोर्स के हिसाब से उसका हम डिवीजन करते हैं। तो आपको मिलेगा प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब चूंकि मैं एयर पॉल्यूशन की यहां पर बात कर रहा हूं, इसलिए हम लोग एयर पॉल्यूशन के ही प्राइमरी पॉल्यूटेंट की बात करेंगे। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट का मतलब हुआ जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में शामिल हो जाता है। उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और एक है सल्फर डाइऑक्साइड। ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी। ये डायरेक्टली तो नहीं जाते, मगर बहुत हद तक वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्शन वगैरह करके उसके नतीजे में ये पैदा होते हैं। जैसे अगर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन का कोई एटम अगर ऑक्सीजन के किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करे तो वो ओजोन बना लेगा। उसी तरह स्मोग वगैरह है, तो ये कहलाते हैं आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। उसमें एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है पैन, PAN, पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अब इन्वायरमेंट में प्रेजेंस के आधार पर
उसके भी पॉल्यूटेंट के दो किस्म हम लोग कर सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट। ये क्या होगा कि क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट ये होंगे तो बहुत ही लेस अमाउंट में, मगर इसकी अगर बढ़ जाए अमाउंट या क्वांटिटी बढ़ जाए तो बहुत ज्यादा ये हार्मफुल हो सकता है। उसका एक एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट भी है और कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट भी है। अच्छा, एक है क्वालिटेटिव। ये क्या होगा, जो आमतौर पर आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में तो नहीं मिलेगा, मगर ह्यूमन एक्टिविटी के रिजल्ट में ये माहौल में, एनवायरनमेंट में शामिल हो जाएगा। उसका एक एग्जाम्पल आपका मिल जाएगा एल्ड्रीन। अब जो भी एयर पॉल्यूटेंट हैं उसको अगर स्टेट के हिसाब से हम डिवाइड करें तो उसकी दो टाइप होगी। एक होगी आपकी गैसियस पॉल्यूटेंट और एक हो जाएगी सॉलिड पॉल्यूटेंट। यानी कि अगर हम गैसियस पॉल्यूटेंट की बात करें तो वो तमाम गैसेस जो एयर के लिए यानी एटमॉस्फेरिक एयर के लिए हार्मफुल है, वो हो जाएगा आपका गैसियस पॉल्यूटेंट। उसमें बहुत सारे नाम आ सकते हैं, मैं हर एक का एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप गौर से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, स्मोग, CFC, सल्फर डाइऑक्साइड, VOC वगैरह वगैरह। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह भी शामिल है। ये तमाम के तमाम गैसियस पॉल्यूटेंट हैं। अब अगर बात हम सॉलिड पॉल्यूटेंट की करें तो एयर में जो भी तैरता हुआ धूल है या सूट है या फ्लाई ऐश वगैरह है, ये जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में घूमते रहते हैं उसको हम लोग SPM कहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो गोया के सॉलिड पॉल्यूटेंट ही दरअसल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। उसके अलावा उसको कभी कभार APM भी कहा जाता है, एरोसोल पार्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है। यानी कि एरोसोल का सस्पेंशन ही दरअसल आपका बहुत हद तक APM कहलाएगा। अब SPM के जो पार्टिकल्स हैं उसकी एक साइज फिक्स की गई है 0.01 टू 100 माइक्रोन मीटर तक अगर होगा तो उसको SPM कहलाएगा। ज्यादा होने पर वो SPM के कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी उसमें आप डस्ट पार्टिकल, सूट, ऐश, स्मोक, हाइड्रोकार्बन के जो भी यानी वोलेटाइल VOC जितने हैं, उसके अलावा स्पोर्स, वोल्केनिक से निकलने वाले धूल और रॉक्स के कुछ पार्टिकल्स, जंगल के आग लगने की वजह से जो राख उड़ता है और बादल वगैरह सस्पेंशन पार्टिकुलेट मैटर में शामिल है। ये कहां से निकलेगा तो जाहिर है उस हिसाब से देख लीजिए आप, सीमेंट फैक्ट्री से निकलेगा, पेट्रोलियम रिफाइनरी से निकलेगा और फर्टिलाइजर के कारखाने से निकलेगा, थर्मल पावर स्टेशन, मोटर गाड़ी से निकलेगा जो भी धुआं कूड़े करकट के जलने की वजह से, और कोयले के माइनिंग से भी आपका SPM बहुत सारे निकलते हैं। उसके अलावा कोयला, लकड़ी वगैरह के अगर मुकम्मल तौर पर ना जले तो वहां से भी SPM आपका निकलते रहता है। अब अगर इन गैसेस के सोर्सेज को, क्याउजेस को या सोर्सेज को इंडिविजुअली देखें तो हमें पता चलेगा, जब आप फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ऑटोमोबाइल वगैरह से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। एग्रीकल्चर से नाइट्रिक ऑक्साइड और CH4 यानी कि मीथेन गैस वगैरह निकलता है। फैक्ट्रीज वगैरह से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और माइनिंग एक्टिविटी से भी आपके ये सब निकलते रहते हैं। आइए अब कुछ इनमें से जो भी गैसियस पार्टिकुलेट मैटर हैं यानी कि गैसियस पॉल्यूटेंट हैं, उनमें आपका एक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और मीथेन वगैरह कुछ ज्यादा अहम हो जाता है, इसलिए थोड़ा उस पर अलग से चर्चा करने की जरूरत है। अब यहां जो एक कॉन्सेप्ट की बात है वो यूं है कि जो भी आपके गैसियस पॉल्यूटेंट हैं उनमें आपका 3 गैसियस पॉल्यूटेंट का मैं नाम ले रहा हूं, गौर से सुनिएगा। एक है आपका मीथेन, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक नाइट्रिक ऑक्साइड N2O, ये 3 है, और एक है आपका वाटर वेपर। ये 4 ऐसे गैसियस पॉल्यूटेंट हैं जिनके अंदर एक और खास बात है, वो यूं है कि जो भी जमीन से रिफ्लेक्टेड रे होते हैं
उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देता है। इसलिए इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है और इन गैसों को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस ही क्यों नाम रखा गया, इस पर मैंने पिछले वीडियो में चर्चा करा है, आप चाहें तो वहां जाकर के देख लेंगे जहां पे मैंने बात करी है ग्रीन हाउस के मुतालिक। अब जो यहां बात बताने की है कि अक्सर जो सवाल आ जाता है कि ये वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में से सबसे ज्यादा भयानक ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो जवाब होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। क्योंकि कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में मीथेन में 20 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रहती है उन रिफ्लेक्टेड रेज को, और उससे भी 300 गुना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर उन रिफ्लेक्टेड रेज को एब्जॉर्ब करने की खासियत होती है। यानी कि द बेस्ट कह लीजिए या द ओस्ट या द मोस्ट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस विल बी नाइट्रिक ऑक्साइड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब हुआ कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है और बड़ा भयानक है, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। यही वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। उनके अलावा अब आप आइए और दो गैसियस पोल्यूटेंट की बात करते हैं हम। एक है सल्फर डाइऑक्साइड और एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों ऐसी गैसेस हैं जो कारखानों से, बिजली के घरों से, मोटर गाड़ियों वगैरह से निकलते रहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह। अब ये क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जब इसका अमाउंट, इसकी वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है तो वहां से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड, और सल्फर डाइऑक्साइड उस वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। यानी दो तरह के एसिड बनाता है। और जब कभी रेन होती है, बारिश होती है, तो उस बारिश के साथ वो एसिड मिलकर जमीन पर बरसने लगता है, जिसको एसिड रेन कहा जाता है। और ये एसिड रेन बड़ा ही खतरनाक होता है। अब और एक इंपॉर्टेंट गैसियस पोल्यूटेंट यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं। इसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एक तो इसका सोर्स यूं है कि जब आप शिफ्टिंग कल्चर करते हैं, यानी एग्रीकल्चर करते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में जो होता है, जिसको इंडिया और बांग्लादेश वगैरह में झूम की खेती कहा जाता है, जो कि आज के डेट में उस पर बैंड है, उसकी खेती को करना बैंड करार दिया गया है हिंदुस्तानी लॉ के हिसाब से। यहां से स्लैश एंड बर्न की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलते हैं। इसलिए इस पर भी थोड़ा बहुत कदगन लगाने की जरूरत है। तो अब पूरे किस्से को देखने के बाद इतना हमें पता चल गया कि अब तक मैंने जितने भी बात करी, तमाम के तमाम क्याउजेस पर बात किया या सोर्सेस पर बात किया कि कौन है, क्या है और सोर्सेस। इसका मतलब इसका एक बैड इंपैक्ट भी, एयर पोल्यूशन का एक बहुत ही भयानक और बैड इंपैक्ट पड़ता है ह्यूमन और ह्यूमन लाइफ पर, यानी कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। तो आइए अब हम लोग इफेक्ट पर बात करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को यूं बताता चलूं कि इसके इफेक्ट की अगर बात करें तो इनकी वजह से डिजीज होती है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, एसिड रेन होता है और ओजोन लेयर डिप्रेशन भी होता है। ये मोटे मोटे तौर पर 4 इफेक्ट इसके हैं। एक एक इफेक्ट पर हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर सकते हैं। जैसे एसपीएम की अगर हम बात करें तो ये खतरनाक पॉल्यूटेंट है। इसकी वजह से दम्मा, अस्थमा की बीमारी और फेफड़ों का कैंसर वगैरह होता है, लंग्स कैंसर वगैरह होता है। और उसके अलावा इनके जब पार्टिकल्स पत्तों के स्टोमेटा वगैरह में जाते हैं तो उनका स्टोमेटा बंद होता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, इसलिए पेड़ पौधों को भी नुकसान करते हैं इसके एसपीएम यानी डस्ट पार्टिकल। उसके अलावा ये डस्ट पार्टिकल फोग के साथ मिलकर के एक गहरा और डीम टाइप का फोग बनाता है, जिसको स्मोग कहते हैं। यानी कि फोग प्लस स्मोग इक्वल टू स्मोग होता है। उससे रास्ता दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह भी बहुत ज्यादा होते हैं और हवाई जहाज के ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट होने की ये वजह होती है। उसके अलावा जैसे मैंने बात करी कि एक एसिड रेन होता है। एसिड रेन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसके रीजन को मैंने बता दिया अभी अभी। अब एसिड रेन की एक जो बुरी इम्पैक्ट होती है वो यूं है कि ये मोन्यूमेंट पर, बिल्डिंग्स पर और ब्रिजेस वगैरह पर, और विशेष करके कोई भी जो स्पेशल ताजमहल जैसे है जो कि मार्बल का बना हुआ है, उस पर जो है इसका बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। यानी जब एसिड रेन गिरता है उन मार्बल्स पर तो वहां पे दरारें पड़ जाती है,
फट जाती है और जरा सा डिस्कलर हो जाता है, जिसको स्टोन कैंसर कहते हैं। यही वजह है कि आज के रेट में व्हाइट मार्बल जो कि संगमरमर ताजमहल जिससे बना हुआ, इसका रंग पीला होने लगा है थोड़ा थोड़ा, और पीला होने की वजह सल्फर डाइऑक्साइड को माना जाता है, जिसकी वजह से वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है और वो गिरता है। उसके अलावा जब यही बारिश यानी कि एसिड रेन जब तालाबों में या झीलों वगैरह में गिरता है तो वहां रहने वाले जानवरों की जिंदगी को बहुत ज्यादा असर करता है। और एक जो ये करता है, अगर खुली जमीन पर भी एसिड रेन हो जाए तो उसकी तेजाबियत बढ़ा देता है, यानी एसिडिटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जमीन की फर्टिलिटी जाती रहती है, इनफर्टिलिटी आ जाती है, और इस तरह जो है उसके प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। उसके अलावा दूसरी दिक्कतें भी हैं, जैसे कि मैंने कह दिया कि फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं कर पाता है और पत्ते जल्दी झड़ जाते हैं, एक हो गया। उसके अलावा इसका जो एक बैड बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो था कि विशेष करके ग्रीन हाउस गैसेस जो 4 मैंने नाम बताया आप लोगों को, उन चारों में से एक बढ़कर सबसे ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट फिर क्या है, इसको मैंने कह दिया है, 2-3 बार कहा है वीडियोस में, आप चाहें तो एक बार जाके देख लें, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ग्लोबल वार्मिंग का एक जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हार्मफुल इफेक्ट वो है कि इससे पोलर आइस मेल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से सी लेवल ऊपर उठ रहा है और ओशियन लेवल ऊपर उठ रहा है, और पोलर बियर को भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई और बहुत सारे आइलैंड्स डूब भी चुके हैं, जिसमें घोरामरा लोहाचारा जो कि सुंदरबन के इलाके में यानी कि बे ऑफ बंगाल वगैरह के साइड में है, वो डूबने लगे हैं बिल्कुल के, बल्कि खत्म ही हो गया है जैसा कि आप लोगों को पता है। और उसके अलावा इन्हीं में से ग्रीन हाउस गैसेज में से कुछ ऐसे हैं जो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोलते हैं OD। उनमें से बहुत सारे गैसेज ऐसे हैं जिसको ODS कहा जाता है, यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कहा जाता है, यानी कि ओजोन लेयर को ये डिप्लीट कर रहा है। उनमें आपका एक CFC, उसके अलावा जो CFC वगैरह है, उसके अलावा भी बहुत सारी गैसेज हैं जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखने के बाद एक चीज समझ में आ रही है कि इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो हर चीज का हर पॉल्यूटेंट को कम करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे मतलब इसके पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है कि जो इसका सोर्स है उस सोर्स पर अगर कंट्रोल पाया जाए तो आसानी के साथ हम इन इफेक्ट्स पर और इन पॉल्यूटेंट्स पर कंट्रोल पा सकते हैं। जैसे अनलीडेड पेट्रोल का यूज कर लें गाड़ियों में, जहां पे उसके बदले में CNG और LPG वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वुड वगैरह का बर्निंग कम हो, यानी फॉसिल भी कम जलाए जाएं, और फैक्ट्रीज वगैरह को घर से काफी दूर तैयार किया जाए। फैक्ट्रीज के जो चिमनी होते हैं वो काफी ऊंचे किए जाए ताकि वो भी जो भी हार्मफुल गैसेज हैं वो नीचे ना आए। इस तरह करके हम लोग एयर पोल्यूशन पर एक कंट्रोल पा सकते हैं। तब तो फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।